कल शाम को मुझे जानकारी मिली कि पार्टी के हम कुछ लोगों की ड्यूटी यहां मंडी जिला के अंतर्गत पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ जगह लगी है। तो मेरी ड्यूटी आपके यहां गांव में लगी है और ये पार्टी का कार्यक्रम आज पूरे देश भर में हर पोलिंग बूथ पर हो रहा है, क्योंकि आज के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और स्थापना के हमारे 47 वर्ष जो है वो पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर हमारी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं को जाना है। मैं भाई पूर्णचंद जी का धन्यवाद करता हूं कि इनने बड़ा जोर से आग्रह किया कि अगर आपकी ड्यूटी यहां मंडी के नजदीक लग रही है तो आप त्रैम्बली में आओ, और यहां आने के बाद आप सबके दर्शन करने का भी मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बात को कहने का भी मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आज का ये स्थापना दिवस जब हम मना रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे साथी यहां कह रहे थे आप सबके बीच में कि एक दौर ऐसा भी था जब 543 लोकसभा की सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। और ऐसे हालात लग रहे थे कि बहुत कठिन संघर्ष होगा आने वाले समय का चलने का। इस पार्टी को पूरे देश भर में सत्ता में आने के लिए बहुत सारा वक्त लगेगा, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारी पार्टी के बहुत सारे साथियों ने तो अपने जीवन भर में संघर्ष किया, लेकिन आज के इस दौर को वो देख नहीं पाए जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस अवसर को नहीं देख पाए। और मैं समझता हूं ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इस पीढ़ी के साथियों का, इस जनरेशन का, इस पीढ़ी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार नहीं लगातार तीसरी बार जो है वो देश के अंदर देखी। देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को आप देख रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं एक तरह का ये स्वर्णिम काल है पार्टी का हमारा। जहां एक दौर था जहां अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, आज 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार है और उसके बाद 6 राज्यों में एनडीए के साथ मिलकर के कुल 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है। लोकसभा में बहुमत हमारा है 240 सीटों के साथ। राज्यसभा में भी हम बहुत मजबूत हुए हैं। और पूरे दुनिया के लोकतंत्र में, अगर डेमोक्रेसी में अगर हम बात कहें तो आज की तारीख में अगर सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते जिस राजनीतिक दल की सबसे ज्यादा सदस्यता है वो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है।
और मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि ये दौर ऐसे सहज रूप से नहीं हुआ कि अपने आप हो गया, कि पार्टी की उम्र बढ़ गई और उम्र बढ़ने के साथ साथ पार्टी मजबूत हो गई। इस पार्टी को यहां पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के बलिदान दिए। बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हमारी पार्टी के 6 अप्रैल 1980 को जब स्थापना हुई तो स्थापना के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के नाते हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस बात को भी जानते हैं कि उससे पहले भी हमारी पार्टी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे लोगों ने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया। और हमारी पार्टी की विशेषता थोड़ी अलग तरह की थी, क्योंकि देश के साथ जुड़ करके, देश की संस्कृति के साथ जुड़ करके, देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ जुड़ करके हमारी पार्टी ने काम करने का जब फैसला किया तो निश्चित रूप से रास्ता सरल नहीं था, कठिन रास्ता था। जो बहुत कठिन मुद्दे थे, जटिल मुद्दे थे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश की आजादी के पश्चात उन कठिन और जटिल मुद्दों का समाधान हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा, जब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व इस देश को मिला। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके लिए इंतजार करना पड़ा। 500 वर्षों से भी ज्यादा लंबा जो है वो संघर्ष करना पड़ा। 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात जो है भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण का कार्य जो है आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होते देखा। जब देश को मजबूत नेतृत्व मिलता है, तब बड़े काम, कठिन काम, जो मुश्किल काम होते हैं वो भी किए जा सकते हैं। हम धारा 370 का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, लेकिन उसके बावजूद भी धारा 370 वहां पर लागू होती थी। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से इस बात को लेकर के स्पष्ट कहती थी कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बन चुका है तो ऐसे में वहां धारा 370 की आवश्यकता क्यों है? धारा 370 का मतलब यह होता था कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो बिल पारित होता था, जो कानून बनता था दिल्ली में संसद में, वो लागू पूरे देश भर में होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि धारा 370 होती थी। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, तिरंगा झंडा हमारा देश का, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना झंडा हल के साथ हल के साथ जो है वो उसका निशान होता था, वो जम्मू कश्मीर का झंडा होता था। कानून अलग, नियम अलग, राज्य भारत का, प्रदेश भारत का, देश भारत, लेकिन उसके बावजूद भी धारा 370 की वजह से ये तरह की खामियां थी। लेकिन जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को मिला, आपने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होते देखा और धारा 370 को समाप्त होते देखा। ये अंतर है जो बड़े फैसले हमारी सरकार ने किए। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर में, मैं तो जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष तक रहा हूं, वहां पर
आतंकवाद क्या होता है, मैंने बहुत करीबी से इस बात को देखा है। बम ब्लास्ट होते थे, गोलियां चलती थी, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि वो उनका कसूर सिर्फ इतना होता था कि क्योंकि वो हिंदू है। दहशत का एक माहौल होता था। और जब कभी सेना के जवानों की कार्रवाई में कोई आतंकवादी मारा जाता था कश्मीर घाटी में, 20-20 हजार, 25-25 हजार लोगों के जुलूस उसके जो है उसके शव के साथ निकलते थे, जनाजा निकलता था, और सरकार मूक होकर के देखती रहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आज अगर जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमारे सेना के जवानों के हाथों मारा जाता है तो उसका जनाजा नहीं निकलता है, वहीं दफन कर दिया जाता है जहां उसको मारा जाता है। एक आदमी गली में से निकलता नहीं है। तिरंगा झंडा जलाया जाता था, तिरंगा झंडा फाड़ा जाता था। यह आम घटना होती थी वहां जम्मू कश्मीर में। और जिस भाषा में जो हमारे पड़ोस के देश को संदेश देने की आवश्यकता थी, उस भाषा में उसको समझाने की आवश्यकता थी, उस भाषा में समझाया गया। अगर उड़ी में हमारे सेना के जवानों के ऊपर हमला होता है, 18 जवान वहां मारे जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। पीओके में घुस करके वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की, कितने मारे, कितने नहीं मारे, कितने बचे, इसकी गिनती उन पर छोड़ दी गई। पुलवामा में हमारे 40 जवान जो सेना के मारे गए विस्फोट में, जहां साजिश रची गई थी बालाकोट में पीओके के अंदर एयर स्ट्राइक करके वहीं उनको दफन करके आ गए। और पहलगांव में घटना हो जाती है, हमारे 26 पूरे देश के हमारे ऐसे लोग जो है बेकसूर लोग जो घूमने गए थे, श्रीनगर घूमने गए थे, उनकी हत्या कर दी। तो ऑपरेशन सिंदूर भी आप लोगों ने देखा, जहां पाकिस्तान के एक एक ठिकाने को तबाह करके समाप्त कर दिया गया। और अंततः तो अब पाकिस्तान को हाथ खड़े करने पड़े कि बस हो गया, काफी, एक एक ठिकाना तबाह कर दिया गया। अगर ये सारी चीजें अगर आप देख पाए हैं तो तभी संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। मोदी जैसा आदमी नेतृत्व जो है देश का करने के लिए आगे आए। आज प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभा दिया। घटना इससे पहले भी तो कितनी बार हुई, लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह की घटना होती थी, यहां से सिर्फ स्टेटमेंट दे करके उस पर शोक व्यक्त किया जाता था, दुख व्यक्त किया जाता था, उसकी छोटी मोटी जो है भर्त्सना करके जो है छोड़ दिया जाता था। लेकिन कार्रवाई होती नहीं देखी। कार्रवाई तब हुई जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला। इसलिए हम सबको इस बात का गर्व है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, आपने इस बात को देखा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर थी। लेकिन अब 12 साल हमारी सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होने जा रहे हैं, हमारी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी जो है चौथे नंबर पर पहुंच गई, चौथे नंबर पर पहुंच गई। इसलिए संतर को समझने की आवश्यकता है, इसको समझाने की भी आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का हम जिक्र करें, वो बहुत लंबा दौर है। लेकिन ये पार्टी अगर यहां पहुंची है तो एक लंबा संघर्ष रहा है, लंबी यात्रा रही है, जिस संघर्ष के बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है। आज अगर वो जिंदा होते तो उस बात को देखते कि आज
हमारी पार्टी देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लगातार देश के अंदर तीसरी बार हमारी पार्टी की सरकार है। लेकिन हम सब इस पीढ़ी के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देख रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें कहने का मुझे लगता कि अभिप्राय नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हिमाचल में सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में हिमाचल कई साल पीछे चला गया। 1 दशक क्या, कई दशक पीछे चला गया। सरकार काम करने के लिए चुनी जाती है, लेकिन पहली बार हिमाचल देख रहा है कि सरकार काम करने के लिए, काम बंद करने के लिए चुनी गई है। ऐसे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बने हैं तो साधारण परिवार से। हम भी तो साधारण परिवार से थे, लेकिन हमने अपने अनुभव, जीवन के अनुभव से गरीब लोगों की पीड़ा को समझा, उनकी मदद करने के लिए रास्ते खोले। अगर कोई गरीब आदमी बीमार है तो उसके इलाज के लिए जब कठिनाई आती है तो अपने वो घर जमीन जो है बेच करके अपने इलाज करने के लिए विवश हो जाता है। परिवार के लोग रिश्तेदारों से ऋण लेकर के उसका इलाज करने के लिए उधार लेते हैं। और जिंदगी तो दुनिया में एक बार मिलती है। जीवन से पहले जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है। हमने कहा गरीब लोगों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनका इलाज ठीक तरह से हो, उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। तो हमने हिमकेयर की योजना शुरू की है। आज लाखों, लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज कर चुके हैं। कई लोगों की जिंदगी बचाने में इस योजना की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन हमारे सुखू जी कहते हैं कि इस योजना को तो बंद करना पड़ेगा, और बंद करने की तैयारी चल रही है। और बंद करने से पहले उनकी एक साजिश रहती है, षड्यंत्र करने की योजना, कि पहले इस योजना को बदनाम करो कि इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। हमने कहा कि अगर आपने कोई जांच की है उसकी रिपोर्ट रखी जाए, प्रदेश के लोगों के सामने। कहां किस आदमी का गलत इलाज हुआ है, किस आदमी का इलाज में फ्रॉड हुआ है। एक जगह आदमी ईमानदारी करता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, जब उसको पीड़ा होती है, जब उसको दर्द होती है, जब बीमारी जो है वो जिंदगी लेने की जिद कर रही होती है, उस वक्त वो अपने खून पसीने की कमाई भी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए लगाता है। और उसके साथ सरकार से जो मदद जिस रूप में उसको मिल सकती है उसका भी ईमानदारी के साथ उसका उपयोग करता है। अब उसको बंद कर रहे हैं। जिस हिमकेयर की वजह से लोगों की जिंदगी मिली है, जिस हिमकेयर की वजह से लोगों का इलाज जो है गरीब लोगों का संभव हो पाया, जिस योजना से जिंदगी मिली, उस योजना की ही जिंदगी समाप्त करने लगे। क्योंकि उनको परेशानी एक ही बात है कि जब हिमकेयर का जिक्र होता है तो सामने उनको जयराम दिखता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की याद आ जाती है। एक नहीं अनेकों, एक सारा योजना हमने चलाई हिमाचल प्रदेश में। लगभग 35,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी के शिकार हुए पड़े हैं, जिंदा हैं। किसी की टांग टूट गई है, टांग कट गई है, स्पाइनल कॉर्ड चले गई है, पैरालिसिस हो गया है, कैंसर की स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसको कई तरह की बीमारियां। उन आदमी के लिए हम 3,000 रुपए सहारा योजना के अंतर्गत देते थे, वो भी बंद कर दिए।
अभी मैं देख रहा था चौपाल का एक नौजवान, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड चले गई, शरीर आधा नहीं चलता है, बिस्तर पर है, बेड सोल हुए पड़े हैं, और वो घाव अगर देखें तो आदमी का दिल दहल जाता है, देख नहीं पाते। उसको कई महीने से उसको सारा योजना का पैसा मिलता था। जब से हमने इस योजना को शुरू किया था, उस योजना का पैसा आना बंद कर दिया। और जब उसने पता किया कि मेरी योजना का पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसने कई जगह फोन किए, कई जगह संपर्क किया, क्योंकि जा नहीं सकता था, बात ही कर सकता था, क्योंकि चलने की स्थिति में नहीं। बाद में जब दफ्तर से मालूम पड़ा कि उसकी सारा योजना इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि रिकॉर्ड में वो मर चुका है, रिकॉर्ड में उसको मार दिया गया है, वो जिंदा है। वो लाइव वीडियो करके अपना सुना रहा है, मुख्यमंत्री जी मैं जिंदा हूं। कितने लोग आपने प्रदेश में ऐसे मार दिए होंगे मालूम नहीं, इसलिए मार दिया कि पैसा देना नहीं पड़ेगा, इसलिए जिंदा ही उसको घोषित, मतलब मरा हुआ घोषित कर दो उसको। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये मानवता का जो ऐसा एक चेहरा इस तरह का इस सरकार का सामने आया है, जो न्यूनतम स्तर पर, नीचे के स्तर पर चला गया। बाकी तो संस्थान कितने बंद किए हैं, क्या चीजें की हैं, मुझे उन सारी चीजों पर आज नहीं बोलना है। लेकिन हमने कहा कुछ काम तो करो। विधायक क्षेत्र विकास निधि हमको काम करने के लिए मिलती थी, आपके विधायक होने के नाते मैंने भी उस योजना को आगे बढ़ाया, मैंने भी उसमें पैसा बढ़ाया। और सुक्खू जी आए, बोलते अब तो बड़ी बड़ी तंगी है, विधायक निधि नहीं दे पाएंगे। पहले तो कहा कि बंद कर देंगे, फिर बंद करने की बात पर थोड़ा शोर पड़ा तो कहा कि भाई आधी देंगे, आधी नहीं देंगे। वो पैसा विधानसभा क्षेत्र में जहां विकास के कार्य करना, किसी का घर का रास्ता टूटा है, किसी के कोई पानी की स्कीम है, किसी का छोटा सा पुल बनना है, छोटी सी सड़क बननी है, उसके लिए था, बंद कर दिया। सैलरी भी हमारी काट दी है। हमारी सैलरी की तो छोड़िए, बाकी कर्मचारियों की सैलरी, हमने सैलरी का विरोध नहीं किया, हमने कहा काट दिए, आपको संकट है। हमने कहा कि आपको हमारी सैलरी और कर्मचारियों की सैलरी काटने का अगर मन कर रहा है तो चलो वो भी कर लीजिए, लेकिन आप बताइए, ये अपने जो चेयरमैन अपने कैबिनेट के दर्जे के साथ बना रखे हैं, सीपीएस साथ साथ बना के रखे थे, बना करके कैबिनेट के दर्जे के साथ, एडवाइजर कैबिनेट के दर्जे के साथ बना रखे हैं, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल 90 बना रखे हैं। फिर भी हाई कोर्ट में केस के लड़ने के लिए दिल्ली से करोड़ों रुपए देकर के एक एक दिन के 1.5 करोड़ रुपए एक वकील को दिया जा रहा है केस लड़ने का। हमने कहा इतनी बड़ी फौज काहे को लगा के रखी है? फिर अगर रोक लगानी है तो उन खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। और वो चाह रहे कि मैं बेचारा बनूं, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। 1500 करोड़ रुपए मांग रहे थे, पूरन जी ने कहा 1500 नहीं 4000 करोड़ रुपए अभी दे करके आए, 3920 करोड़ रुपीस। जब विधानसभा के अंदर मैंने कहा कि धन्यवाद तो करो, बोलते किस बात का धन्यवाद? बोलते हैं धन्यवाद करने का रिवाज नहीं है वहां, क्योंकि अगर धन्यवाद कर दिया तो राहुल गांधी को, अगर प्रियंका गांधी को मालूम पड़ गया कि धन्यवाद कर दिया मोदी जी का, तो छुट्टी, सरकार की छुट्टी, मुख्यमंत्री की छुट्टी, मंत्री की छुट्टी। उनको एक ही काम दे रखा है कि खूब गाली दो, पानी पी पी करके गाली दो मोदी जी को और जयराम को। बोलते हैं अभी विधानसभा का सेशन था, फिर हमने भी थोड़ा काफी अल्लाह गुल्ला किया, हमने भी कसर नहीं छोड़ी। फिर
मेरे स्वभाव में नहीं है ऊंचे बोलना, लेकिन जब कोई सामने वाला सुनने के लिए दोनों कान बंद कर दे तो बोलना ही पड़ेगा, ऊंचे बोलना पड़ेगा। अभी भी गला ठीक नहीं हुआ है, टाटू शुक्रिया जब मरे। लेकिन किस लिए? अगर हम आवाज ऊंची करके बोल रहे हैं, वहां पर विधानसभा के अंदर विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करना ही पड़ेगा। विधानसभा के अंदर की बात हो चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपने देखा कि विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगाए, सारा बंद, सब कुछ बंद। इन सारी बातों को लेकर के लंबी बातें होंगी, उनके लिए कभी फिर से आएंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भाई आपने द्रंग बल ने बड़ी हिम्मत के साथ दौर संभाला हुआ है। 2 दौर संभाले हैं, अगला तीसरा दौर आएगा, वो भी संभालना है। और इस बात को लेकर के, ये बात तो आप मान करके चलिए कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत कठिन काम को करके दिखाया है। जब आदमी डट जाता है, जुट जाता है, तो काम चाहे कितना भी कठिन हो, उस काम को किया जा सकता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपने इस बात को देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो ये मान करके चलते थे कि वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीत सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यह भी संदेश दिया कि वो हमेशा वही नहीं जीत सकते हैं, हार भी सकते हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी रहे सो हो पाया है। पिछले 5 वर्ष में जब सरकार में था, जितना हो सकता था। और मैं उस वक्त पूर्ण जी को मैं थोड़ा बोलता भी था, भी इस जेब में भर के लाते थे, इस जेब में भी कागज, इस जेब में भी कागज, अंदर वाली जेब में भी कागज, सारे खिस्से भर के लाने उनने मेरे पास। और बोलना कि एक कागज निकालना, ये रह गया, दूसरा जेब में हाथ डालना, ये रह गया, तीसरी जेब में हाथ डालना। मैंने कहा अरे बस कर भी, हो गया। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कठिन क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, हमारे इलाके की तरह पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की समस्याओं के समाधान करने के लिए जो भी हम कर पाए तो हमने करने की कोशिश की। और मैं इसका आपके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और पूर्ण जी को भी बधाई देता हूं। आपके इस नाम पर ये संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे। हम सब लोग चिंतित थे, पीछे थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, अब स्वस्थ होकर के आए हैं। और नेता तगड़ा तब होता है जब साथ तगड़ा हो। तो साथ तगड़ा करना देखना। अब स्वास्थ्य ठीक होकर के आए हैं, बाकी ताकत आप लोगों के साथ की इनको मिलेगी, उससे ऊर्जा मिलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो। और अब की बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी हैट्रिक करेगी। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी। जहां तक रही सरकार की बात, कांग्रेस की सरकार की, हिमाचल प्रदेश की, ये तो समझो आपकी, ये तो गई ही गई, नहीं रुक पाएगी ये। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ना कि विशु जी उतना ठीक। आपके पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना ठीक है भाई, ये गई हुई, दिख गई है, इतनी बची। अब क्या कर सकते हैं? 4 बजट हो गए। पहला बजट ऐसा बजट जिस बजट में पिछले बजट की तुलना में 4000 करोड़ रुपए का फर्क है। 4000 करोड़ रुपए कम का बजट, क्योंकि बोलते डब है, पैसा केंद्र दे रहा है। पीएमजीएसवाई का पैसा केंद्र दे रहा है। नाबार्ड का पैसा सड़कों बढ़ाने के लिए, पानी की स्कीमों के लिए केंद्र दे रहा है। सीआईआरएफ का पैसा केंद्र दे रहा है। हेल्थ सेक्टर में केंद्र का पैसा, एनएचएम का पैसा आ रहा है।
एजुकेशन में केंद्र का पैसा आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र का पैसा अगर नहीं मिलता तो यहां विकास कार्य जो है वो करना ही कठिन हो जाता। अब की बार तो जो बजट है उसमें ना सड़क के लिए पैसा है, ना पानी की स्कीम के लिए पैसा है, ना किसी विकास कार्य के लिए पैसा। सारे का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ किस बात पे जाएगा? सैलरी और पेंशन में जाएगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं। हमको बुलाया, मुख्यमंत्री ने कहा कि आओ, बोलते हैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर थोड़ा आप हमारी मदद करिए। हमने कहा मैं मदद क्या करनी है कि बोलता आप सुनो तो सही। फाइनेंस सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दी, वहां पर कहा कि हमारी स्थिति आर्थिक दृष्टि से ऐसी है कि जितनी भी सब्सिडी मिलती है, चाहे वो राशन पर सब्सिडी मिलती है, चाहे वो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, चाहे वो पानी के लिए मिलती है, चाहे वो दूसरे किसी काम के लिए मिलती है, वो हमको बंद करनी पड़ेगी। ओल्ड एज की जो पेंशन हम देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं, हैंडीकैप पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, वो भी हमको बंद करने पड़े। मैंने कहा और बोलो। फिर आगे बोले कि बोलते हैं कर्मचारियों को जो हमारा डीए है वो भी नहीं मिल पाएगा, वो भी नहीं दे सकते हैं, एरियर है वो भी नहीं दे सकते हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा वो भी नहीं दे सकते। मैं कहा और बोलो, और किधर हो। फिर आगे बोलने लगे कि हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य पूर्ण रूप से बंद करने पड़ेंगे, कोई विकास के कार्य हम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री की हाजिरी में फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहा है। मैंने कहा और बोल। फिर आगे बोले कि भाई अब सरकारी नौकरियों पर पूर्ण रूप से रोक लगानी पड़ेगी, नौकरी नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा और रहो किसे। बोलते उसके बावजूद भी 6-7 हजार करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। वो घाटा कहां से पूरा करना? बजट में जो रहता है खर्चे का और आय का, जो खर्चा का जो बीच में रहता है उसकी बात। ये तो स्थिति है हिमाचल से। एक तरफ से मुख्यमंत्री पानी पी पी करके कोसते हैं कि जयराम ने ऋण लिया। मैंने कहा आप मत लो भाई, मैंने ऋण लिया 19,500 करोड़ रुपए 5 साल में, और सुक्खू ने लिया 40,000 करोड़ रुपए 3.5 साल में। हाँ, उन्होंने भी हमसे ज्यादा लिया था। वीरभद्र सिंह जी ने भी ज्यादा लिया। हमारा और धूमल जी का लगभग बराबर था। अब अंदाजा लगाओ, अगर हम पिछला इतिहास देखें तो लगभग वीरभद्र सिंह जी ने जो एवरेज लोन जो लिया वो 10% लिया 5 सालों में हर वर्ष। धूमल जी ने भी उतना लिया। मैंने लिया 7.5%, 7.2%, और सुक्खू ने लिया 16.5%, हमारे से दुगने से भी ज्यादा। फिर भी बोलते हैं हाँ वो भी 3.5 साल में। आगे पता नहीं क्या होना। 1,10,000 करोड़ का ऋण हो गया। जब मैं मुख्यमंत्री का जो है वो कारोबार छोड़ा जब, तो उस वक्त 69,600 करोड़ रुपए था ऋण हिमाचल के ऊपर, यानी कि 70,000 करोड़ भी नहीं था, उससे भी कम था। अब कितना ऋण हो गया? 1,10,000 करोड़ से ऊपर हो गया। उसके बावजूद भी गाड़ी जयराम को, बावजूद गाड़ी मोदी जी को। हाँ, हमारे टाइम मिलती थी, पहले मिलती थी 15,000, लास्ट में की बोलते मैंने 30,000 रुपए की वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सैलरी। यहां की उन्होंने 1.5 लाख रुपए, चेयरमैन की सैलरी 1.5 लाख रुपए। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं, किसको बोलेंगे अब? इन बातों को लेकर के आएंगे आप सबके बीच में, लेकिन अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। बेजा मुकावना बड़ा है, बेजा। मंडी में तो कर ही दिया है एक आधा शॉर्ट, थोड़ा सा खेत बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके ना, शॉडू। हाँ, शॉडू रहा, छोटा जो खेत का जो छोटा हिस्सा होता है उसको शॉडू बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, शॉड। हाँ, शॉडू रहा थोड़ा सा।
हाँ, तो ये स्थिति आपको तो मैं कि उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरत इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार में जो योजना है वो तभी ठीक प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लागू हो पाएंगी जब प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो। केंद्र से काम देते हैं, पैसा देते हैं सड़क बनाने के लिए, यहां पर वो पैसा खर्च किया जा रहा है मित्रों के ऊपर, उनके गाड़ियों के लिए, उनके बंगले के लिए, उनकी सारी चीजों के लिए। केंद्र से पैसा दिया जा रहा है पानी की स्कीमों के लिए, यहां वो पैसा दिया जा रहा है सैलरी पर, पेंशन पर। तो इसलिए आपको तो मैं कि ये बड़ा चिंता का विषय सब लोगों के लिए है। इसलिए बस हमारी पार्टी की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, आज और कल की। हम उसमें फैसला ले रहे हैं, प्रस्ताव ले रहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये हमारी जरूरत नहीं, पूरे प्रदेश की जरूरत है। अब मुझे बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं कि उखाड़ फेंकेंगे तो सुखू बोलता है कि बड़ी जल्दी है जयराम जी आपको। बोलता है मैं कब, मेरे को नहीं है जल्दी, लोगों को लगा चक्का। जो हमारे गांव के लोग हैं बेचारे वो दिन दिन गिन रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं कि भाई कब जाए ये सरकार। क्योंकि प्रदेश के हित में ये सरकार का जाना ही है। ये सरकार ने झूठी गारंटियां दे रखी है, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में पहली कैबिनेट की बैठक में। 18 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को मिलेंगे। कितने मिली, कहां मिले? फिर कहा कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में, पक्की नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। और अब फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि नौकरियों पर रोक लगानी पड़ेगी, बंद, सब कुछ बंद, कोई नौकरी नहीं। 3.5 साल में तो 3.5 लाख नौकरियां होनी चाहिए थी गारंटी के हिसाब से। बहुत सारी गोबर की गारंटी दे रखी, बिजली कहा कि 300 यूनिट दे देंगे हम, नौजवानों के लिए कहा कि आपको रोजगार देंगे हम। बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन आज के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा जिम्मा आप मंडी वालों के ऊपर है। हम मंडी वालों के पिछली बार भी हमने बस थोड़ी सी कसर रही थी, नहीं तो बेजा मुक्का थी, हमारे मंडी मुक्का थी बेजा। लेकिन अगली बार ये बेजा नहीं रखना है, ठीक है ना। 1 सीट पे 10 सीटों में से 1 सीट पर बची है थोड़ी सी, तो अगली बार ये भी हमने ठीक करना है। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है स्थापना दिवस के इस अवसर पर कि आओ संकल्प लें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। जिस सरकार ने यहां पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीना दूभर कर दिया है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी बात कहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।